नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास खंड का अध्याय 5 जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। देखो बच्चों, इस अध्याय को हम दो भाग में करेंगे। इसके पहले भाग में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके राजनीतिक और आर्थिक कारण और सांस्कृतिक कारण क्या रहे उनके बारे में देखेंगे। 1857 की क्रांति कैसे फैली उसके बारे में देखेंगे और इसके अगले अध्याय इसके अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने पलटवार कर इस क्रांति को दबाया। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर अपने बात करें इस क्रांति के कारण, तो बच्चों क्रांति हुई थी 1857 के अंदर और इस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंदर या कंपनी की तरफ से जो भारत के गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड कैनिंग। यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय क्रांति हुई, पर इसके जो वास्तविक कारण जो कहीं ना कहीं रहे वे थे लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड कैनिंग से पहले भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति अपनाई जिसका नाम था राज्य हड़प नीति। बच्चों, इस नीति का मतलब होता था कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है या किसी शासक के पास कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, देखो बच्चों उत्तराधिकारी के रूप में भी इन्होंने किसे माना, सिर्फ पुरुषों को। यानी कि किसी राजा के पास अगर कोई उत्तराधिकारी है और अगर वो पुरुष है तो ही वो अपना शासन कर सकता है, अन्यथा उस राज्य का शासन सीधा अंग्रेजी सत्ता के हाथ में आ जाएगा। तो ये थी बच्चों राज्य हड़प नीति और इसे लेकर आए थे लॉर्ड डलहौजी। बच्चों ये हुए थे इसके राजनीतिक कारण, क्योंकि उस समय जो शासक थे छोटे छोटे सभी इस बात से घबराए हुए थे क्योंकि सभी अपना अपना शासन चलाए रखना चाहते थे, पर इस नीति के कारण उन्हें कहीं ना कहीं अपने शासन पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था। और जिनमें से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। जैसा कि आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, उनका एक दत्तक पुत्र हुआ करता था। दत्तक पुत्र यानी कि बच्चों जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, तो वे अपने दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, पर लॉर्ड डलहौजी ने इसके लिए मना कर दिया और उन्होंने उनके ऊपर कौन सी नीति थोपी थी, राज्य हड़प नीति। ये तो बच्चों कुछ राजनीतिक कारणों में कारण थे। ऐसे ही कुछ कारणों की मैं बात करूं तो इससे पहले आए थे लॉर्ड वेलेजली 1804 के अंदर। ये बात है बच्चों 1856 के आसपास की या 1850। इनका कार्यकाल था 1848 के आसपास से प्रारंभ हुआ था और वहीं उन्होंने राज्य हड़प नीति अपनाई थी डलहौजी ने। और इनसे पहले लॉर्ड वेलेजली आए थे, उन्होंने भी एक नीति अपनाई थी बच्चों। उनकी नीति के तहत वे भी अगर कोई राज्य उनकी संधि मानता है तो उनकी संधि के तहत कोई भी राज्य अपनी सेना नहीं रख सकता। यानी कि उन्होंने सहायक संधि चलाई थी। सहायक संधि का मतलब था बच्चों कि कोई भी राजा के पास अपनी सेना नहीं होगी, उसके विदेशी मामले अंग्रेज देखेंगे, बस वह सिर्फ उस राज्य पर शासन कर सकता है, इसके अलावा उसका कोई भी कार्य या कोई भी उत्तराधिकार नहीं होगा। तो ऐसी कुछ नीतियों से जो उस समय के जो शासक थे वो प्रभावित हुए थे और कहीं ना कहीं उन्हें एक राजनीतिक डर था। ये तो थे बच्चों इसके राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति के। और वहीं अगर मैं इसके सांस्कृतिक कारणों की बात करूं तो इसके सांस्कृतिक कारणों में सबसे बड़ा कारण था बच्चों मेरठ की छावनी के अंदर उपयोग में लिए जाने वाले कारतूस। क्योंकि बच्चों वे जो कारतूस थे वे सूअर व गाय की चमड़ी से बनाए जाते थे और उन कारतूसों को बंदूक में भरने से पहले मुंह से तोड़ा जाता था। तो जो भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना के अंदर थे, तो उन भारतीय सैनिकों ने उन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और कहीं ना कहीं यह उनकी सांस्कृतिक भावना को ठेस पहुंचा रहा था। तो वहां से एक सैनिक विद्रोह हुआ जो कि 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। और कुछ विद्वान तो 1857 की क्रांति को एक सैनिक विद्रोह का नाम ही देते हैं। तो ये बच्चों थे उसके सांस्कृतिक कारण, यानी कि कैसे लोगों की भावनाओं को, सैनिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। क्योंकि सैनिक भी तो कहीं ना कहीं भारतीय ही थे, उनके मन में भी तो राष्ट्र भावना थी।
और बच्चों अगर मैं बात करूं आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारणों में बच्चों मेन थे अपने, यानी कि जो लोगों की जीवन यापन से जुड़ी हुई चीजें थी, यानी कि जो उनकी भूमि थी, उनकी भूमि के ऊपर करों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी, अधिक कर हो गए थे। जो आदिवासी लोग थे उन्हें उनके वनों से बाहर निकाल दिया गया था, वनों की कटाई प्रारंभ हो गई थी, क्योंकि बच्चों इसी समय के आसपास रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ हो चुका था, और रेलवे लाइन के कार्य के लिए स्लीपर्स की आवश्यकता होती है। बच्चों आपने देखा होगा जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, उन पटरियों को जोड़ने के लिए अगर आज के समय बात करूं तो पत्थर की सिल्लियों का उपयोग किया जाता है, पर उस समय लकड़ी के स्लीपर्स यूज किए जाते थे। तो उन स्लीपर्स के लिए वनों की कटाई प्रारंभ कर दी गई। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के अंदर भी इस बात के लिए रोष था, क्योंकि उन्हें उनके जंगलों से बाहर निकाला जा रहा था, बेदखल किया जा रहा था। तो ये बच्चों कुछ आर्थिक कारण हुए। तो मैं कह सकता हूं कि 1857 की क्रांति कोई एक दिन का कारण नहीं था, इसके पीछे कई वर्षों के कारण रहे, और जैसे जैसे क्रांति आगे बढ़ती गई लोग अपने अपने कारणों के साथ इस क्रांति में जुड़ते गए। तो आइए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के मतलब राज्य हड़प नीति, सहायक नीति, इनकी बात कर रहा हूं जो मुख्यतः आई थी बच्चों। तो राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। असर यानी कि कौन से? जो उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण थे। आगे देखते हैं। नवाबों की छिनती सत्ता, जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, राज्य हड़प नीति के कारण जो राजा थे वो अपनी सत्ता खोते जा रहे थे, सहायक नीति के कारण राजा अपनी सत्ता खोते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं सभी राजाओं के अंदर इस बात का डर था, इस बात का भय था कि एक न एक दिन हमारी सत्ता भी छीन ली जाएगी। तो यह भय भी कहीं ना कहीं क्रांति का कारण बना था। आइए देखते हैं कि 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। मध्य से का मतलब बच्चों है लगातार 1757 की बात। आपको पता है बच्चों 1757 के अंदर हुआ था प्लासी का युद्ध, जो रॉबर्ट क्लाइव और शासक सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में मीर जाफर ने देशद्रोह किया, यानी कि सिराजुद्दौला के साथ देशद्रोही का काम किया, उनके खिलाफ लड़े, अंग्रेजों के साथ मिल गए, और कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला की इस युद्ध में हार हुई। और प्लासी का युद्ध जो था वो सबसे प्रमुख युद्ध बना अंग्रेजों का बंगाल के ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने का। पर इसके बावजूद भी अंग्रेज वास्तविक रूप से सत्ता में नहीं आए थे। उन्होंने अपने कठपुतली राजा मीर जाफर को वहां का शासक बनाया। मीर जाफर को हटाकर बाद में मीर कासिम को बनाया गया, क्योंकि बच्चों नवाब जो होते थे ना, नवाब बनते ही उनके मन में कुछ आत्मीय सम्मान की बातें प्रारंभ होगी। तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों की बातें मानने से मना करना प्रारंभ कर दिया था। मीर जाफर की बात करूं तो बाद में मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया गया, और मीर कासिम के साथ 1764 में अंग्रेजों को फिर युद्ध करना पड़ा, और वो था बच्चों बक्सर का युद्ध। और बक्सर के युद्ध के बाद असली सत्ता आ गई थी अंग्रेजों के पास, और इसके दोबारा बक्सर के युद्ध के बाद दोबारा मीर जाफर को वहां का शासक बनाया गया। और अगले ही साल 1765 के अंदर मीर जाफर की मृत्यु के बाद इस बार अंग्रेजों ने किसी और को शासक नए बनाकर वहां की सत्ता खुद हासिल कर ली, और इस बात की उन्हें अनुमति दी गई उस समय के तत्कालीन मुगल शासक के द्वारा, यानी कि अब बंगाल के जो असली शासक थे वो अंग्रेज थे। तो कहीं ना कहीं ये सत्ता छीनने का कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो बाकी जो अन्य राजा थे, क्योंकि देखो बच्चों बंगाल अपने आप में सबसे समृद्ध राज्य था पूरे भारत के अंदर, जब उस समृद्ध राज्य के ऊपर भी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो चुका था, तो अन्य जो राज्य थे वो कैसे उनसे अछूते रह सकते थे। तो कहीं ना कहीं ये डर जो था वो अन्य नवाबों के भीतर भी पनपने लगा था। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने भी
कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। यानी कि सारे अपने अपने बीच के रास्ते निकाल रहे थे कि कहीं न हमें अंग्रेजों के साथ संघर्ष भी न करना पड़े और हमारी सत्ता भी बची रहे। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। देखो बच्चों, जब राज्य हड़प नीति प्रारंभ हुई तो उसके बाद अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अपने अंदर मिलाया गया था। और बच्चों, अवध के अंदर वास्तविकता में किसी भी प्रकार का कुशासन नहीं था, पर फिर भी अवध को अंदर मिला लिया गया था। और 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। 1856 में कुशासन का आरोप लगाया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। देखो बच्चों, डलहौजी ने तो सिर्फ इतनी ही घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर को वहां से हटाकर दिल्ली में कोई और स्थान पर ले जाया जाएगा, लाल किले से हटाकर। पर बाद में जो कैनिंग जो आए थे, कैनिंग ने घोषणा की कि अब कोई भी मुगल शासक नहीं होगा, यानी कि इसके बाद जो भी बहादुर शाह जफर के बाद जो भी उनके पुत्र है वो सिर्फ राजकुमार ही रहेंगे, उन्हें कभी भी सत्ता नहीं मिलेगी। यानी कि मुगल बादशाह का पद क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा और उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। यानी कि मुगल बादशाह का पद भी 1856 के अंदर लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। किसान और सिपाही। अब मैं बच्चों बात कर रहा हूं विद्रोह की कि कैसे किसानों और सिपाहियों के द्वारा यह विद्रोह प्रारंभ हुआ। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। जैसे बच्चों, मैंने आपको पहले भी इनके आर्थिक और सांस्कृतिक कारणों में दोनों कारण बताए थे। तो 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। और इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। यानी कि पहले उनके कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि जो भारतीय सैनिक है वे भारत से बाहर जाकर किसी अन्य देश में भी लड़ेंगे। पर 1856 में इस कानून में संशोधन करके इस बात को पुख्ता कर दिया गया कि अब जो ब्रिटिश सेना के अंदर जो भी भारतीय होगा उसे अगर ब्रिटिश सेना को लगता है कि किसी अन्य देश में भेजना है तो वो समुद्र के रास्ते भी उसे भेज सकते हैं। सुधारों पर प्रतिक्रिया, इसकी बात करें तो सती प्रथा। सती प्रथा का बच्चों मतलब होता है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसी चिता के साथ उसकी पत्नी की भी चिता बनाई जाए और उसे जिंदा जलाया जाए। तो ये थी बच्चों सती प्रथा। सती प्रथा का मतलब एक ही चिता के ऊपर दोनों पति पत्नी की चिताएं जलाना को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। बच्चों, ये अंग्रेजों द्वारा लाए गए कुछ अच्छे कानूनों में से थे जिन्होंने विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और सती प्रथा को बंद किया। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। यानी कि अंग्रेजों का मानना था कि जब भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा बोलना प्रारंभ करेंगे तो कहीं ना कहीं वे अपने आप हमारे गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों, उस समय तक एक ऐसी मानसिकता थी कि जो व्यक्ति अंग्रेजी बोलता था भारतीय, उसे भारतीय माना ही नहीं जाता था। उसी के समुदाय के लोग उसे अंग्रेजी या अंग्रेज शासक का व्यक्ति मानना प्रारंभ कर देते थे। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों का मतलब होता है बच्चों जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, उन्हें कहते हैं ईसाई मिशनरी, को खुलकर काम करने और यहां तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी थी। यानी कि ईसाई मिशनरियों को बोल दिया गया कि आप ईसाई धर्म का प्रचार कीजिए जितना कर सकते हैं।
और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। यानी कि अंग्रेज चाहते थे कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर भी ईसाई धर्म का प्रचार हो और ईसाई धर्म एक व्यापक धर्म के रूप में उभरे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया, यानी कि कैसे सैनिक विद्रोह एक जन विद्रोह बना उसकी बात मैं करूंगा। तो मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। यानी कि भारत के अंदर जो उन्हीं सैनिकों के द्वारा जो संघर्ष किया गया था वो संघर्ष पूरे विश्व के अंदर, क्योंकि बच्चों उस समय तक यूरोप के अंदर औद्योगिकरण हो चुका था और उस औद्योगिकरण के कारण यूरोप लगभग पूरे विश्व पर राज करता था। तो पूरे विश्व की भी मैं अगर बात करूं तो सबसे बड़ा जो सशस्त्र विद्रोह हुआ था वो यही हुआ था। कब? मई 1857 में। और 29 मार्च 1857 की अगर मैं बात करूं, कोई युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। और देखो बच्चों सबसे बड़ा कारण यही बनना था इस क्रांति का, या मैं ऐसे बोलूं कि इस क्रांति का प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे बच्चों वे थे मंगल पांडे, क्योंकि मंगल पांडे के प्रयासों से ही एक देश भावना पनपी थी। इन्होंने अपने जो ब्रिटिश अफसर थे उनका विद्रोह किया और जबरदस्ती उनके हुक्म मानने से इनकार किया, और इसके लिए उनकी जो आपस में वारदातें हुई उसके अंदर इन्होंने अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी थी। और यही कारण रहा कहीं ना कहीं क्यों गोली मारने के बाद इन्हें पकड़ लिया गया और फांसी पर लटका दिया गया, और इन्हीं की फांसी के बाद ही कहीं ना कहीं देश भावना का पनपना प्रारंभ हुआ था। जैसे कि आपको पता है 29 मार्च 1857 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, और 9 मई 1857 को मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। यानी कि ब्रिटिश जो शासक जो थे, ब्रिटिश जो सेना के अंदर अफसर जो थे, अब उनके खिलाफ आवाजें उठाना प्रारंभ कर दिया गया था। और सबसे पहली जो आवाज उठाई थी वो व्यक्ति थे मंगल पांडे, और इन्हीं के कदमों पर चलते हुए जो अन्य सैनिक जो थे उन्होंने भी इस बात का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और अंग्रेज अफसरों को उन कारतूसों का उपयोग करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों को हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा सुना दी गई। और इस सजा के कारण ही बच्चों एक क्रांति फैली थी। ये है बच्चों बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह हुए थे। 1857 की क्रांति के समय ये बच्चों लगभग 80 साल के थे, यानी कि बुजुर्ग हो चुके थे, काफी बीमार भी रहा करते थे। तो इन्होंने तो क्रांति में भाग लेने से ही मना कर दिया था, पर उस समय के जितने भी स्थानीय शासक थे उन सब ने इन्हें अपना नेता माना और दिल्ली की तरफ से इन्हें अपने अभियान के अंदर जोड़ा था। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही, यानी कि आधे लोगों को तो 10-10 साल की जेल पर भेज दिया गया था। अब उसे देखते हुए जो अन्य भारतीय सिपाही थे उन्होंने क्रांति को प्रारंभ कर दिया और 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आजाद करा लिया। यानी कि उन सिपाहियों को उन 85 सिपाहियों को जिन्हें हुक्म न मानने के कारण जेल में बंद किया गया था उन्हें वापस उड़ा लिया गया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और सभी ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। यानी कि बहादुर शाह जफर के न मानते हुए भी उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया गया। अब मैं बात करता हूं कि बगावत, ये जो क्रांति है ये फैली कैसे? चलो ठीक है, मान लिया क्रांति की शुरुआत होगी मेरठ से, उन सिपाही विद्रोह से क्रांति की प्रारंभ हो चुका था। अब ये क्रांति आगे कैसे फैली उसकी मैं बात करूं तो एक के बाद एक हर रेजिमेंट, यानी कि सबसे पहले छावनियों के अंदर ये कार्य प्रारंभ हुए में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। यानी कि जितने भी भारतीय सैनिक थे उस समय ब्रिटिश सेना के अंदर सबने विद्रोह कर दिया अपनी अपनी छावनी के अंदर। यानी कि एक प्रकार का सैनिक विद्रोह प्रारंभ हो चुका था और उनकी देखा देखी कस्बों, गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे थे। यानी कि जैसे उन्होंने अंग्रेज अफसरों के सामने
या अंग्रेज अफसरों के खिलाफ चले, वैसे ही वहां के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी अंग्रेज अफसरों का हुक्म मानना बंद कर दिया था, यानी कि उनके हुक्म की अवज्ञा करना प्रारंभ कर दी थी। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। यानी कि अब जो स्थानीय नेता थे, स्थानीय शासक थे, वे भी कहीं न कहीं इस क्रांति का हिस्सा बनना प्रारंभ हो गए थे। तो आप देख सकते हो कैसे अंग्रेजों के खिलाफ सिपाहियों के द्वारा शुरू किया गया विद्रोह अब एक जन विद्रोह बनना प्रारंभ हो गया था। जन विद्रोह का मतलब बच्चों उसमें आम जो जनता थी वो जुड़ना प्रारंभ हो चुकी थी, क्योंकि उनकी इस हिम्मत को देखकर, उन सिपाहियों की हिम्मत को देखकर हर एक जनवासी के अंदर हिम्मत आई और उन्होंने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया। और इसी आवाज का जो मूल जो कारण बना वो 1857 की क्रांति बनी फिर, और उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। यानी कि जो दत्तक पुत्र नाना साहेब थे अब उन्होंने खुद को क्या बना दिया, पेशवा घोषित कर दिया। और उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। यानी कि इन्होंने भी बादशाह बहादुर शाह जफर जो कि अंतिम मुगल शासक थे उन्हें क्या मान लिया, अपना नेता मान लिया। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वाजिद अली शाह, देखो बच्चों अंग्रेजों के द्वारा नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया था। तो नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। यानी कि लखनऊ में भी ये जो क्रांति है इसका आगमन हो चुका था। और इसके आगमन का कारण क्या बना, नवाब वाजिद अली शाह के पुत्र को यहाँ जैसे ही विद्रोह हुआ तो विद्रोह के तहत उनके ही बेटे को यानी कि बिरजिस कद्र को वहां का नवाब घोषित कर दिया गया वहां की जनता के द्वारा। और बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। यानी कि सारे के सारे एक क्राउन के नीचे आ गए, सबने बहादुर शाह जफर, यानी कि जो औपनिवेश शासक से पहले का जो भारत था, जब पूरे भारत पर मुगल का जो राज हुआ करता था वो मानना प्रारंभ कर दिया। यानी कि सभी अंग्रेजों से पहले का शासन चाहते थे। और उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यानी कि बच्चों ये छोटे थे तो उनकी जगह इनकी मां ने इस 1857 की क्रांति में भाग लिया। यानी कि लखनऊ से क्रांति में भाग किसने लिया, बेगम हजरत महल ने। ये कौन थी, नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। इसी तरह देखो कानपुर से कौन आए, नाना साहेब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। यानी कि जो सिपाही विद्रोह कर रहे थे उनके साथ मिल गई जाकर, और उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये है तांत्या टोपे और ये है रानी लक्ष्मीबाई, और इन दोनों ने आपस में मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया। यानी कि अब ये क्रांति शासकों के अंदर भी आ चुकी थी, पूरा एक जन विद्रोह हो चुका था। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। कैसे देखो आप बच्चों देख रहे हो कैसे छावनियों के अंदर से प्रारंभ हुई ये क्रांति, कैसे कुछ सिपाहियों ने अपनी ही छावनी के अफसरों को मारकर वहां के सैनिकों को आजाद कराया, कैसे उन्हें देखते हुए किसानों ने विद्रोह किया, कैसे किसानों को देखते हुए वहां के नेता उन्हें संगठित कर एक विद्रोह के अंदर भाग लेने लगे, और धीरे धीरे ये क्रांति पूरे देश में फैलने लगी थी। और बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया, और वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। और इसी तरह बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। यानी कि भारत के अब हर एक हिस्से से अंग्रेजों के विरुद्ध एक लड़ाई लड़ना प्रारंभ हो चुकी थी, एक लड़ाई का बिगुल बज चुका था। तो बच्चों इस अध्याय के पहले भाग में हमने देखा कि कैसे क्रांति प्रारंभ हुई, कैसे एक छावनी से प्रारंभ हुई क्रांति आज पूरे भारत में फैल चुकी थी। आपने देखा लखनऊ के अंदर उस क्रांति की बागडोर संभाली बेगम हजरत महल ने, कानपुर के अंदर अगर मैं बात करूं तो नाना साहेब ने, झांसी के अंदर रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे ने,
यानी कि अलग अलग उस समय के जो स्थानीय शासक थे उन्होंने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सबने एक नेता यानी कि बहादुर शाह जफर के नीचे अपने आप को उनके अधीन गवर्नर मानकर इस लड़ाई में भाग लिया। और कैसे जो एक छोटा सा आंदोलन था, जो एक सैनिक विद्रोह था, कैसे एक जन विद्रोह के अंदर तब्दील हो गया और पूरे देश के अंदर एक राष्ट्र भावना पैदा होगी। तो ये था भाग 1। इसी अध्याय के भाग 2 में हम पढ़ेंगे अंग्रेजों का पलटवार, यानी कि अंग्रेजों ने इसका जवाब कैसे दिया, कैसे उन्होंने इस क्रांति को खत्म किया और कैसे एक बार फिर से औपनिवेशिक शासक की नींव रखी। तो अब हम मिलते हैं इसी अध्याय के दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।